So, gentlemen, welcome back for the third and last session for today, training number 5 for OSHA General Industry. आज हमारा जो तीसरा टॉपिक है एजेंडा पॉइंट है ट्रेनिंग का, दैट इज कन्फाइंड स्पेस। इससे पहले हम मशीन गार्ड्स और उसके बाद लॉकआउट टैग आउट के प्रोसेस और प्रोसीजर के ऊपर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नो वी विल डिस्कस द कन्फाइंड स्पेस। सो जेंटलमैन, आपको पता होगा कि आप जब बड़े बड़े प्लांट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है। इसमें आप ये देख सकते हैं एक बड़ा सा कंटेनर है और जिसमें एक आदमी जो है वो एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो ओपनिंग है इसकी, ये इसके ऊपर इसको ढक्कन भी लगा हुआ है जिसको ओपन करके ये अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड कन्फाइंड स्पेस, जो कि बेसिक कंसेप्ट है उसका। इस तरह की कोई भी एरिया हो, इस तरह की कोई भी स्पेस हो जो कि मतलब जिसका एंट्री जहां से एंटर किया जाता है वो स्मॉल हो, लेकिन उसके नीचे उसका जो पेट होता है वो काफी बड़ा हो, उसको हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। ठीक है जी। आम नॉर्मल अल्फाज में इसका कंसेप्ट ये है। अगर हम इसको स्पेसिफिक टेक्निकल लैंग्वेज में अगर आप इसको डिफाइन करें तो इस तरह करेंगे: a confined space is a space that is large enough and configured so that an employee can enter and perform assigned work। यानी ये कन्फाइंड स्पेस ऐसी जगह होती है या ऐसा एरिया होता है जिसको इस तरह बनाया हुआ होता है और ये इतनी बड़ी होती है कि इसमें एक एम्प्लॉय जो है या एक से ज्यादा वर्कर या एम्प्लॉयज वो एंटर कर सके। यानी इसका मुंह भी उन्होंने इस तरह बनाया होता है कि उसमें एंट्री मुमकिन हो सके और वो उसके अंदर अपना जाके कोई भी काम जो टास्क उसको असाइन किया जाता है वो परफॉर्म कर सके। इट हैज लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड मीन्स फॉर एंट्री और एग्जिट, ठीक है ना। अब अगर एक बड़ा कंटेनर है, आपने ये देखा होगा कि बड़े कंटेनर के ऊपर हर जगह पे एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन मौजूद नहीं होता। कहीं एक ही उसका होल होगा जहां से बंदा एंटर कर सकता है और वहीं से अमूमी बात का तो ऐसा होता है कि एग्जिट के लिए कोई अलहदा से जगह नहीं होती, वही एंट्री होती है वही एग्जिट होती है, ठीक है ना। और कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पे एग्जिट के लिए अलग अलहदा होल बने होते हैं, जगह बनी होती है। तो रिस्ट्रिक्टेड होती है हमेशा, यानी ये छोटा सा पोर्शन होता है जहाँ से उस बंदे ने एंटर करना होता है, जो भी वर्क टीम होती है। डेफिनेशन ऑफ द परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस। अब कोई भी कन्फाइंड स्पेस है वो मतलब अनयूजुअल तरीके से एंटर नहीं की जा सकती। कि मतलब आपने देखा कि एक बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर आवाज आ रही है तो आप फौरन उसका जो है वो ऊपर से ओपनिंग जो है उसकी हटा के उसमें एंटर कर जाए, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो है कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री एक प्रोसीजर के तहत होती है, एक परमिट के साथ होती है जिसको हम वर्क परमिट कहते हैं, ठीक है जी। अब उस वर्क परमिट के ऊपर तमाम डिटेल्स मेंशन होती हैं कि आपने एंट्री कैसे करनी है, अंदर काम कैसे करना है, कितने लोग होंगे वहां पे, सुपरविजन कैसे होगी, इमरजेंसी इवैक्यूएशन कैसे होगी, और अगर खुदा न खास्ता अंदर काम करता हुआ बंदा किसी वजह से बेहोश हो गया है या कोई उसको इंजरी हो गई है तो उसको इवैक्यूएट कैसे करना है, उसको हॉस्पिटल कैसे पहुंचाना है, अगर खुदा न खास्ता कोई आग लग गई है अंदर तो उसको कैसे जो है वो मैनेज करना है। तो ये सारी चीजें वर्क परमिट के अंदर मेंशन होती हैं और उन तमाम ऑथराइज लोगों का नाम होता है जो कि इस एक्टिविटी के लिए जा रहे होते हैं, ठीक है ना। इस तरह ये जो कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड कोशा का स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है उसका लिंक भी मैंने आपको नजर आ रहा होगा नीचे। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो आप इस स्टैंडर्ड के ऊपर जाके इसकी मजीद डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारा तरीकाकार है, सबसे पहले हम उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, उस एक्टिविटी का प्रोसेस को या उस मशीन को। उसके बाद फिर हम उसके जो है वो हैजर्ड्स को डिस्कस करते हैं, हैजर्ड्स ऑफ द परमिट स्पेसेस। परमिट स्पेसेस कन्फाइंड स्पेसेस ही होती है बेसिकली, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस पे एंट्री परमिट के बगैर नहीं होती। और आपको पता है ना, ये जो अरामको है सऊदीया में, ये इसमें परमिट एंट्री के लिए स्पेशल जो है ना वो मतलब लोग होते हैं, ट्रेन होते हैं जो सिर्फ वर्क परमिट की मतलब है कि ऑथराइजेशन का काम करते हैं। स्पेशल कॉम्पिटेंट लोग होते हैं बड़े, ठीक है जी। तो इसकी इतनी वैल्यू होती है।
एटमॉस्फेरिक हैजर्ड्स, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, टॉक्सिक फ्लेमेबल। ठीक है। अब जब आप कंफाइंड स्पेस का परमिट इशू करते हैं तो उसकी एक पहले असेसमेंट करते हैं, उसके अंदर किस किस्म के हैजर्ड्स मौजूद हो सकते हैं। मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है, अमूमन कन्फाइंड स्पेसिस में ये बड़ा मसला होता है कि ऑक्सीजन कम होती है, जब नीचे लोग जाते हैं तो उनको सांस लेने का बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है, मतलब कोई केमिकल हो सकता है अंदर, कोई गैस है, जहरीली गैस हो सकती है, या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसको आग लग सके। ठीक है ना। तो ये वाले हैजर्ड्स एटमॉस्फेरिक उसके अंदर मौजूद होते हैं। फिजिकल हैजर्ड्स भी होते हैं, जैसे टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, अंदर गर्मी ज्यादा हो सकती है, सर्दी ज्यादा हो सकती है, शोर हो सकता है, फॉल गिरने का खतरा हो सकता है। ये फिजिकल हैजर्ड्स होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग इवैल्यूएटिंग ऑल पोटेंशियल हैजर्ड्स। ठीक है जी। अब चाहे वो फिजिकल हैजर्ड है, चाहे वो आपके एटमॉस्फेरिक हैजर्ड है, चाहे वो केमिकल हैजर्ड है, चाहे वो बायोलॉजिकल हैजर्ड है। बायोलॉजिकल हैजर्ड भी हो सकते हैं उसके अंदर, कोई मतलब है कि फंजाई वगैरह हो सकती है, कोई वायरस हो सकते हैं अंदर। जैसे ये देखें ना आप, गटर लाइंस जो होती हैं, इनके अंदर बायोलॉजिकल हैजर्ड्स का काफ़ी इम्कान होता है। और लोग जाते हैं गटर्स के अंदर जाके काम करते हैं, और उनकी अगर कहीं पे कोई ब्लॉकेज है उसको रिमूव करना है, या कोई इक्विपमेंट टूट फूट गया है उसको दुरुस्त करना है, तो वो लोग जाते हैं अंदर जाके काम करते हैं। एंट्री परमिट रिक्वायरमेंट्स, व्हेन इज एन एंट्री परमिट रिक्वायर्ड। ठीक है जी। अब कोई भी कंफाइंड स्पेस है वो परमिट के बगैर एंट्री ऑथराइज नहीं होती। कब रिक्वायर होता है? बट वेदर यू एंटर ए permit required confined space to perform maintenance, work repairs, inspection, or even new construction, an entry permit is required. A permit is required for every entry into a permit required confined space. The entry permit controls entry into a permit space and communicates all potential hazards to the workers. It also serves as a valuable checklist to make sure all necessary safety precautions are followed. All entries should be made for a specific purpose and only if the task cannot be accomplished by other way. ठीक है जी। मतलब कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाना जो है वो उस वक्त ही ऑथराइज किया जा सकता है जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। अगर उसके अल्टरनेट तरीके से आप वो काम कर सकते हैं कि अंदर बंदे को भेजे बगैर अगर वो काम हो सकता है, तो वो मोस्ट प्रेफरेबल होता है। ठीक है ना। आजकल तो मशीन्स का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आजकल तो ऐसी मशीनरीज मौजूद हैं। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे आप देखें ना कि ड्रोन्स हैं। ये ड्रोन्स जो है ये मैकेनिकल मशीन्स हैं ना। अब कुछ जगहों पे जाके ऊपर जहाँ इंसान ह्यूमन एंट्री नहीं हो सकती, वहां पे ये पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। तो वहां पे जाके जो भी फंक्शन है ये परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरह ये ड्रोन जो है ये कन्फाइंड स्पेसिस के अंदर भी यूज किए जाते हैं। ठीक है। वहां पे मतलब उनको टास्क दिए जाते हैं और वहां पे वो परफॉर्म करके अपना फंक्शन, तो जहाँ पे मैकेनिकल कोई भी फैसिलिटी मौजूद है, कोई टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी मौजूद है, उसमें उसका इस्तेमाल करें। ह्यूमन एंट्री बड़ी मतलब है कि लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे यूज करें। लेकिन जब आप ह्यूमन एंट्री, डेफिनेटली अभी भी बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे हर जगह पे टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं पहुंची, तो एंट्री जो है वो ह्यूमन तरीके से ही होती है। तो उसके लिए फिर आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, परमिट इशू करने पड़ते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑन एंट्री परमिट, स्पेस डिटेल, ऑथराइज्ड एंट्रेंट्स, हैजर्ड्स टेस्ट, पीपी एटसेट्रा। यानी जो परमिट होता है इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की जाती है। ठीक है। कि जो जिस स्पेस के अंदर वो एंट्री हो रही है उसकी मुकम्मल डिटेल, और जो ऑथराइज पर्सन है जिन्होंने एंटर करना है उनकी कंप्लीट डिटेल, उस परमिट उस एंट्री के अंदर, उस कन्फाइंड स्पेस के अंदर जितनी किस्म के भी हैजर्ड है, चाहे वो फिजिकल हैजर्ड है, चाहे वो केमिकल हैजर्ड है, चाहे वो बायोलॉजिकल हैजर्ड है, जिस किस्म के भी हैजर्ड है उनकी सारी डिटेल मेंशन होती है यहाँ पे। वैलिडिटी पीरियड ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बाज का ऐसा होता है कि मतलब अगर आप उसके ऊपर वैलिडिटी पीरियड मेंशन ना करें तो कोई मिस यूज उसको कर सकता है उसी परमिट को। तो उसके अंदर मेंशन होता है कि ये परमिट जो है 1 हफ्ते के लिए या 1 दिन के लिए या 10 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। ठीक है ना। और इसको मतलब वैलिडिटी पीरियड एंड नीड फॉर रीटेस्टिंग। बस का ऐसा होता है कि आपने एंट्री कर ली अपना,
बाहर भी आ गया सारा कुछ, लेकिन उसको दोबारा भी रीटेस्टिंग करने की जरूरत पेश आ सकती है, तो वो परमिट के अंदर मेंशन होती है सारी चीजें। एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग, जिससे हम हैजर्ड आइडेंटिफाई करते हैं एटमॉस्फेरिक के, उसकी टेस्टिंग कैसी होती है? मतलब टाइप्स ऑफ द टेस्ट रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का टेस्ट, कंबस्टिबल टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक्स, मतलब अगर ऑक्सीजन का टेस्ट करना है तो कोई ऑक्सीजन का आला होगा, डिवाइस होगी जो अंदर ऑक्सीजन का लेवल चेक करती है। इसी तरह कंबस्टिबल जो टॉक्सिसिटी केमिकल्स होते हैं अंदर कन्फाइंड स्पेस के अंदर, उनकी टॉक्सिसिटी चेक हो जाती है। आजकल बड़ी लेटेस्ट किस्म की डिवाइसेस मौजूद हैं जो आपको बता देती हैं कि अंदर किस किस्म के हैजर्ड्स मौजूद हैं। टेस्टिंग एट डिफरेंट लेवल्स। अब आप डिफरेंट लेवल्स का मतलब क्या होता है? लेवल्स का मतलब ये होता है कि अगर अब आप एक दफ़ा आपने टेस्ट किया सुबह के टाइम पे, ठीक है ना, उसके दूसरा आपने 2 घंटे के बाद दोबारा टेस्ट किया, जब मतलब हो सकता है सुबह के टाइम पे वहाँ पे कोई एक्टिविटी ना हो, लेकिन 2 घंटे के बाद वहाँ पे कोई केमिकल रिलीज हो जाए, लेकिन सुबह के टेस्ट के ऊपर आप रिलाई कर लें और आप एंट्री दे दें वहाँ पे, तो आपका हादसा हो सकता है। तो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इफ कंडीशंस कुड चेंज, अनएक्सेप्टेबल कंडीशंस मीन नो एंट्री। आप अंदर की जो कंडीशंस होती है इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है ना। एक मॉनिटरिंग टीम होती है जो अंदर के सारी सिचुएशन को मॉनिटर करती रहती है, और बाहर के जो लोग हैं या अंदर जो काम कर रहे होते हैं उनको उससे इंफॉर्मेशन, आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, रेडियो कम्युनिकेशन यूज होती है, ये आपके जो वॉकी टाकी टाइप होते हैं, मोबाइल फोन के जरिए भी लोग कनेक्ट हो जाते हैं, और भी इस तरह के डिवाइसेस मौजूद होते हैं। सेफ वर्क प्रैक्टिसेस क्या है जी कंफाइंड स्पेसिस के हवाले से? वेंटिलेशन व्हेन नीडेड, ठीक है जी। अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब एक कंफाइंड स्पेस के अंदर आप अगर आप काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपकी मौत वाक़ हो सकती है, खुदा ना खास्ता। तो अगर वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि जो अंदर डर्टी एयर है, जो गंदी हवा है, वो बाहर निकल जाए और फ्रेश हवा अंदर आ जाए। तो अगर किसी तरीके से भी वेंटिलेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो आपको करनी चाहिए। आइसोलेशन, लॉकिंग आउट एनर्जी सोर्सेज, अगर उस कंफाइंड स्पेस के अंदर कोई मशीनरी काम कर रही है और उसको आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये वो, तो जैसे हम लॉकआउट टैगआउट के दौरान में काम करते हैं, तो कंफाइंड स्पेस में भी एंट्री के दौरान में भी एनर्जी के जितने सोर्सेज हैं उनको आइसोलेट करना जरूरी है। यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कंफाइंड स्पेस में जाते हैं उसके लिए स्पेशल ऑपरेटर्स होता है जिसको स्काबा बोलते हैं, ठीक है ना। ब्रीदिंग ऑपरेटर्स होता है आपका, ये मतलब आपकी मतलब वो ब्रीदिंग ऑपरेटर्स पूरा आपका जो ब्रीदिंग का फंक्शन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूज होता है। लैडर्स हैं, इसके अलावा आपके पास टार्च है, इसके अलावा आपके पास कोई और मतलब है कि जो स्पेसिफिक टू दी टास्क रिलेटेड कोई इक्विपमेंट की नीड है। कहीं पे आपको ग्लासेस पहनने की जरूरत पेश आ सकती है, कहीं पे आपको हेलमेट तो लाजमी आपने पहनना होता है, क्योंकि आप हाइट पे से नीचे जा रहे होते हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता आप गिर पड़े हैं तो वो चोट लग जाती है और उससे इंजरी हो जाती है। इसी तरह आप कन्फाइंड स्पेस को बैरिकेड कर सकते हैं, साइन लगाएं वहाँ पे, वार्निंग साइन, वार्निंग डिवाइसेस लगाएं कि यहाँ पे एंट्री अनऑथराइज पर्सन की अलाउ नहीं है, ताकि जो लोग अंदर काम कर रहे हैं वो अपना सेफली काम करके बाहर आ सके, अनऑथराइज बंदा उस एरिया में दाखिल ना हो। अटेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अटेंडेंट कौन होता है जी? अटेंडेंट वो होता है जो बाहर खड़ा होता है कन्फाइंड स्पेस के, ठीक है ना। वो बेसिकली अंदर के सारे फंक्शन को मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है ना। स्टेशन आउटसाइड स्पेस मॉनिटर्स एंट्रेंस, नोज इमरजेंसी प्रोसीजर। इस बंदे का काम क्या होता है कि जी अगर खुदा खास्ता अंदर कोई इमरजेंसी होगी, मसलन आपने बड़ी बहुत बड़ी कन्फाइंड स्पेस है, आपने सीढ़ी लगा के अंदर जाना है, ठीक है ना। अब सीढ़ी लगाई है, 2 बंदे अंदर जाने हैं या 3 जाने हैं या एक जाना है, खुदा ना खास्ता वो जाते जाते उसका पाँव स्लिप हो गया और गिर गया, ठीक है ना। अब उसको कहते हैं लाइफ लाइन, हेयर लाइन भी उसको कहते हैं, कि जब भी आप इस तरह की कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाते हैं, आप अपना इक्विपमेंट भी पहनते हैं और रस्सा अपना साथ बांध देते हैं, ठीक है। जो बाहर बंदे खड़े होते हैं उनके पास उसका कंट्रोल मौजूद होता है, ताकि इन केस अगर वहाँ पे अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो फौरन अटेंडेंट जो है वो फौरन इमरजेंसी कॉल करेगा, मेडिकल एड के लिए बताएगा, और उस बंदे को खींच के बाहर लाया जाएगा ताकि उसको फौरन मेडिकल जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके। ऑर्डर्स इवैक्यूएशन इफ नीडेड, मतलब अगर फर्ज करें इवैक्यूएट करना पड़ गया, आपको वहां से लोगों को निकालना पड़ गया,
तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये अटेंडेंट का काम होता है। समन्स इमरजेंसी हेल्प, जैसे मैंने आपको बताया कि एम्बुलेंस बनानी है या फर्स्ट एड की टीम को बुलाना है तो वो फौरन बुलाएगा। रिमेन्स एट पोस्ट, अपनी जगह वो नहीं छोड़ता कभी भी, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि एक बंदा अंदर गया, वो जख्मी हो गया, उसको बाहर लाया तो वो अटेंडेंट भी उसके साथ ही हॉस्पिटल चल पड़े। हो सकता है बंदे अंदर और भी हो, तो वो मतलब है कि वो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है कि जब तक सारे लोग सेफली इवैक्यूएट करके बाहर नहीं आ जाते तब तक वो अपनी ड्यूटी पोस्ट न छोड़े। इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग प्रॉपर की जाती है जी। कन्फाइंड स्पेस की इमरजेंसी बड़ी ही सीरियस मैटर होती है, इसको प्लान करके इवैक्यूएशन की जाती है। इवैक्यूएशन का मतलब होता है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी सीरियसनेस इंजरी, फौरन लोगों को वहां से इवैक्यूएट निकाला जाता है और सेफ प्लेस पर पहुंचाया जाता है। अगर कोई जख्मी है तो उसको मेडिकल एड दी जाती है, फर्स्ट एड दी जाती है। ज्यादा जख्मी है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और अगर किसी को छोटी मोटी मतलब है कि सेफ्टी की जरूरत है तो उसको सेफ जगह पर पहुंचाया जाता है। इंपॉर्टेंस है प्रॉपर प्लानिंग रिक्वायरमेट्स फॉर रेस्क्यू प्लानिंग, जैसे ट्रेनिंग होनी चाहिए। मतलब अगर इवैक्यूएशन की खासकर जो ट्रेनिंग है उसकी बड़ी अहमियत है। मसलन आप नॉर्मल हालात में, जब आप अमन के हालात में हो, जब आपका काम ना हो रहा हो वहाँ पे परमिट परमिट कह रहा हूँ ये आपके कन्फाइंड स्पेस के अंदर, तो आप ट्रेनिंग जरूर करें। डमी तौर पे वहाँ पे लोग अंदर कोई चीज़ अंदर गिराएं, उसको फिर बाहर निकालें और उसके बाद फिर उसको इवैक्यूएट करें और उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करें और उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं, अलार्म बजाएं, बैरिकेशन का सिस्टम चेक करें, ड्रिल्स वगैरह करें ताकि आपको पता हो। और ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर ये काम हो रही होती हैं और ये सारी प्लानिंग सेफ्टी की टीम्स वहाँ पे कर रही होती हैं, ठीक है ना। सेफ्टी वाली जो टीम होती है इनके बड़े काम होते हैं वहाँ पे, ठीक है। बहुत काफी इनके ऊपर वर्कलोड होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो इनको करनी होती हैं, तभी जाके जो बाकी लोग हैं वो सेफ तरीके से अपना काम अंजाम दे सकते हैं। नो अनप्लान्ड रेस्क्यूज, मतलब अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए साइड के ऊपर कि आपकी प्लानिंग ही कोई नहीं है। टेनेंट नेवर एंटर्स टू अटेम्प्ट रेस्क्यू। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाज़ का ऐसा होता है कि अंदर बंदा जख्मी हो गया और वो पुकार रहा है जी मुझे बाहर निकालो, बाहर अटेंडेंट खड़ा है, तो वो जज्बाती हो गया, खुद भी अंदर अपने आप को चला जाए यार इसमें बंदे को निकालो। तो ये जज्बात आपने अपने कंट्रोल में रखने होते हैं, क्योंकि अगर अटेंडेंट चला जाएगा तो हो सकता है वो भी अंदर जाके ट्रैप हो जाए और एक की बजाय दो इंजरीज हो जाए, ठीक है। ये जेन में रखना जरूरी है। यूजिंग रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग ऑपरेटर्स जो है स्काबा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है जो कि आपके जो मतलब अपना इनहेलेशन सिस्टम है, मतलब आपका सांस लेने का जो निज़ाम है उसको प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऑक्सीजन का बड़ा मसला होता है, गैसेस होती हैं, लिक्विड्स होते हैं, हो सकते हैं और मतलब इस तरह की जो चीज़ें हो सकती हैं, तो उनसे बचने के लिए सबसे बेस्ट ये ब्रीदिंग ऑपरेटर्स। इसके अंदर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा होता है, ये पूरा आपके फिट बैठता है, आप उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। व्हेन कंटेमिनेटेड एटमॉस्फेयर्स आर प्रेजेंट, each rescue workers must use the correct respirator protection. Most often this is a self-contained breathing apparatus, काबा जिसको बोलते हैं। Entry into unknown or immediately dangerous to life or health atmospheres must be made wearing a self-contained breathing apparatus. वो जब आप असेसमेंट करते हैं ना कन्फाइंड स्पेस की, देखिए कन्फाइंड स्पेस की एंट्री असेसमेंट के बगैर कोई भी फंक्शन है ना, कोई भी वर्क एक्टिविटी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर उसकी रिस्क असेसमेंट नहीं हुई, जिसको हम हैजर्ड रिकग्निशन भी पढ़ के आए हैं पीछे, तो वहां पे काम करना खतरे को मोल लेने के मुतराद देता है, ठीक है ना। मतलब अपने आप को मुश्किल में डालने के मुतराद देता है। ये कौन करेगा? ये हेल्थ एंड सेफ्टी के लोग करेंगे, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी के लोगों को पता होता है कि यार अगर एक बिल्डिंग बन बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उस कंस्ट्रक्शन के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज होंगी, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन भी होगी, यहाँ पे पावर टूल्स का भी यूज होगा, बिजली का भी यूज होगा, पानी का भी यूज होगा, सीमेंट का भी यूज होगा, मटेरियल का भी यूज होगा, पेंट वर्क, सिविल वर्क, एक्सकीवेशन, बेशुमार काम, वर्क एट हाइट, ये सारे काम होंगे। इन सारे कामों को सेफ्टी से करने का अमल जो है वो कौन डिफाइन करता है? हेल्थ एंड सेफ्टी के लोग करते हैं, ठीक है। वो ना सिर्फ प्रोसीजर बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं,
बल्कि लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं कि एक बंदे ने अगर पेंट वर्क करना है तो वो पेंट वाले वर्कर को इतना ही पता होता है कि उसने अपना काम कैसे करना होता है, मतलब उसने पेंट अच्छा कैसे करना है। उसको ये नहीं पता यार इस पेंट के जरिए उसके सांस को मसला हो सकता है, इस पेंट के जरिए उसके इर्द गिर्द लोग जो है उनकी सांस को मसला हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो जो हैजर्डियस नेचर है वहाँ पे, खतरात की, वो हेल्थ एंड सेफ्टी के लोग असेस करते हैं और असेस करके उस बंदे को सेव वर्क मेथड का तरीका बताते हैं कि आप इस तरीके से काम करें तो ये ना सिर्फ आपकी अपनी सेफ्टी इंश्योर होगी बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों की सेफ्टी भी इंश्योर होगी। मिसाल के तौर पे एक बंदा पेंट वर्क कर रहा है, उसने कोई मास्क नहीं पहना हुआ, ठीक है ना, उसके फ्यूम्स उसकी अंदर जा रहे हैं, इनहेल कर रहा है, वो मुसलसल अगर 2-3 दिन एक जगह पे काम करता, हो सकता है चौथे पांचवें दिन वो बीमार पड़ जाए, ठीक है ना, कि उसके अंदर केमिकल मौजूद होते हैं पेंट वर्क के अंदर। तो आपने असेस करना है कि यार कितना हेजिडियस केमिकल है इस पेंट के अंदर, ठीक है, और अगर वो कहीं पे पेंट वर्क हो रहा है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कोई तरीका जिसको हम कहते हैं ना कंट्रोल मेजर्स, वो डिवाइस करना हेल्थ एंड सेफ्टी के लोगों का काम होता है। आप उसकी टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, आप उसको कोई मतलब कोई मास्क पहनवा सकते हैं, आप उसको मतलब उसका पेंट वर्क ऐसे ऐसे टाइम पे करा सकते हैं जब इर्द गिर्द और लोग मौजूद ना हो, ठीक है ना। मतलब ये तो फिर स्ट्रैटेजी आपने बनानी है ना हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पे। तो रेस्क्यू ट्रेनिंग भी इसी तरह कंफाइंड स्पेस में बड़ी जरूरी होती है। रेगुलर प्रैक्टिस विक्टिम्स रिमूवल, आप प्रैक्टिस करें डमी तौर पे, अंदर एक डमी गिराएं, डमी को बाहर निकालें, उसको इवैक्यूएट करें। तो ये ड्रिल्स होती रहती हैं, जिस तरह फायर ड्रिल्स होती हैं इसी तरह कन्फाइंड स्पेस की इवैक्यूएशन की ड्रिल्स भी परफॉर्म होनी चाहिए और होती हैं बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर, रेगुलर बेसिस पे होती हैं। ट्रेनिंग ऑन रेस्क्यू इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जो है रेस्क्यू, जैसे रोप है, सीडी है, टार्च है, इस तरह की और जो चीजें वहां पे इस्तेमाल होती हैं, उनकी ट्रेनिंग भी लोगों को होनी चाहिए कि रोप का कैसे यूज करना है, अगर अंदर से किसी को पुल आउट करना है बाहर तो कैसे करना है। एटलीस्ट वन सर्टिफाइड इन द फर्स्ट एड सीपीआर। इसी तरह मतलब आपकी जो फर्स्ट एड टीम है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन वालों की टीम के साथ जो काम करती है, उसमें एक सर्टिफाइड सीपीआर जरूर होना चाहिए। आप लोगों में से किसी ने किया हुआ है फर्स्ट एड सीपीआर? आप सर्टिफाइड हैं आप में से कोई? जी, कौन कौन है मेरे साथ, देखते हैं। इमरान अली हैं। अ, जी सर, मैंने मैंने किया सर। वेल डन, वेरी गुड। मतलब आपने प्रॉपर फर्स्ट एड और सीपीआर किया हुआ है, इसमें आपको मतलब है कि पूरी प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकते हैं ये, प्रैक्टिकली आपको कभी करना अफर्मेटिव सर। पड़ा? सर मैं एक्चुअली मैंने नेवी में सर्च एंड रेस्क्यू का जो डिपार्टमेंट है, मैंने सर्व किया वहाँ पे। तो अच्छा। वहाँ पे हमारे पास ये फ्रीक्वेंट ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि वहाँ पे हम कैजुअलिटीज लेके आते हैं या हम्म, इंजर्ड लोगों को लेके आते हैं। तो ये हमारी फ्रीक्वेंट हमारी उसमें होता है, प्रैक्टिस में रहता जबरदस्त। तो मतलब आप रेसिसेशन कर सकते हैं, मतलब सीपीआर, अगर कोई बंदा फेंट हो गया, बेहोश हो गया, उसके दिल की धड़कन बंद हो गई है, तो आप उसको वो प्रोवाइड कर है। सकते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सर, उसके वो रूल्स होते हैं, एलएलएफ होती है, लोक लिसन फील वाला होता है। एबीसी रूल फिर अप्लाई करते हैं, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन एयरवे, वाला रूल्स होते यस हैं। यस, राइट। जी जी। पहले, उसके बाद होते हैं कि जी आपने रिससिटेशन कितनी देनी है और पफ्स कितने। यस, बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये इमीडिएट इमरजेंसी रिस्पांस की जो ट्रेनिंग होती है देने हैं, कंप्रेशन कितनी CPR। देनी है, वो रेशियोज होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया। बहुत अच्छा है जी, इसको रेगुलर रूटीन में प्रैक्टिस करें और इससे बड़े लोगों की जान बच जाती है एट द टाइम ऑफ नीड। अगर कोई अचानक इंजरी हुई है तो उसको अगर आप प्रॉपर फर्स्ट एड दे दें तो उसकी जिंदगी बच सकती है और बहुत सारी इस वजह से बच भी जाते हैं। तो बाकी जो लोग हैं उनको भी मेरी सलाह होगी, मेरा मशवरा होगा, जब भी उनको मौका मिले ये फर्स्ट एड सीपीआर की ट्रेनिंग जरूर करें। तो आप फिजिकल करें, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन इतना वो नहीं होता, प्रैक्टिकल आपको करना पड़ता है। तो किसी प्रैक्टिकल साइट के ऊपर जाके ये आप ट्रेनिंग करें, ठीक है। सेफ्टी काउंसिल भी करवाती है कराची में, इनका काफी बड़ा सेटअप है वहाँ पे, ये रेस्क्यू 11 11 2 1 को भी ट्रेनिंग करवाते हैं।
तो इसी तरह और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये ट्रेनिंग करवाती हैं, तो आप अगर मौका मिले तो ज़रूर करें, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमारा तो एंड हो गया ये भी सेशन। तो नो, इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हमारा तीसरा सेशन भी आज कंप्लीट हो गया ओशा का। और उम्मीद है आप लोग इस ट्रेनिंग को, इस लर्निंग को एंजॉय कर रहे होंगे, और साथ साथ आपका रिस्पांस भी आता है। जो लोग रिस्पांस नहीं कर पाते उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ जरूर पार्टिसिपेट करें। जी अबसार, वेरी गुड, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज आप बोले। सर सर ये जो फर्स्ट एड के हवाले से अभी बात कर रहे थे आप, जी, इसमें इसमें कुछ होती है सिंपल सिंपल टेक्निक। आपके ना वॉइस में शोर आ रहा है और आपकी आवाज नहीं समझ आ रही, जरा एक दफा माइक को ऑफ करें फिर दोबारा ऑन करें। जी, जी अबसार आप दोबारा बोलें। ये ये हमारे भाई सर ये अबसार। जो फर्स्ट एड के हवाले से बात कर रहे थे, जी जी, प्लीज प्लीज। इसमें सर सिंपल सिंपल टेक्निक्स होती हैं ना, जो एज अ मतलब एक अनकॉन्शियस पेशेंट को डील करना। उसके हम्म। बाद अगर कहीं पे ब्लड फ्लो जो है ब्लड से निकल रहा है तो उसको रोकना। जी और बिल्कुल। फिर उसके बाद अगर कोई हार्ट पेशेंट है थोड़ा पंप करना उसको हल्का हाँ, हल्का, जिस तरह से मतलब किया रिसेसिटेशन जो जाता है, है हाँ, ताकि। यस सर। ताकि उसका ब्रीदिंग का ऑपरेटस जो है वो काम करना शुरू कर दे। जी यस सर। बिल्कुल। ये होती तो छोटी छोटी टेक्निक है, लेकिन इनकी वैल्यू या इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एक बंदे को देखें, लाइफ सेविंग होती है सर। लाइफ सेविंग होती है, एग्जैक्टली मसलन अगर फर्ज करें अगर कोई माइनर इंजरी है, माइनर कट है, आप फर्स्ट एड ट्रेंड है, आप उसको फौरन वहां पे मतलब है कि बैंडेज कर देते हैं प्रॉपर तरीके से, तो उसका ब्लड ब्लीड होना रुक जाएगा। और ब्लड ब्लीड होना रुक जाएगा तो इसका मतलब उसकी जान बच जाएगी, कि उसके हॉस्पिटल पहुंचने तक ये ना हो कि सारा ब्लड ही उसके जिस्म से निकल जाए उस माइनर कट से भी। तो इसकी बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। इसी तरह अगर किसी का खुदा ना खास्ता सांस रुक गया और आप वहाँ पे ट्रेंड हैं और रिसेसिटेशन प्रोवाइड कर देते हैं और उसको दोबारा नॉर्मल लाइफ उसकी सांस बहाल करवा लेते हैं, तो ये उसके लिए तो भाई बहुत बड़ी ये वैल्यू है ना, जिस बंदे को मतलब ये इंजरी हुई है। तो अगर इसीलिए मैं तो इसको लाजमी रिकमेंड करता हूँ कि ये फर्स्ट एड और सीपीआर की जो ट्रेनिंग है ये तो हर शख्स को करनी चाहिए। मैं कहता हूँ हर बंदे को करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, और इससे जो है ना वो बड़ी बचत हो जाती है। तो इसको जरूर आप अटेंड करें जब भी आपको मौका मिले। अगर आपने अटेंड की हुई है तो इसको प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ, जहाँ पे भी आपको मौका मिले, अपनी वर्क साइट के अंदर मौका मिले, या कहीं पे आपको कहीं किसी जानने वाले की फैक्ट्री में, या मतलब वहाँ पे जाना देखना, या फिर मतलब कोई रिफ्रेशर ट्रेनिंग आपने लेनी है कहीं से, इस पे इतना एक्सपेंस नहीं होता। ये सीपीआर फर्स्ट एड जो है ना, मतलब ये बड़े इकोनॉमिकल सी प्राइस होती है इनकी, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और फिर अगर आप सर्टिफाइड है, आपने सर्टिफिकेट अचीव किया हुआ है, तो उसकी अपनी वैल्यू होती है। वो आपको प्रोफेशनली भी काम आती है। आप जब किसी जगह पे अप्लाई करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के जितने भी प्रोफेशनल हैं उनके लिए तो ये लाजमी है, मैंडेटरी ट्रेनिंग है इवैक्यूएशन की, फर्स्ट एड की, ठीक है ना। इस तरह जो फायर सप्रेशन है उसको मैनेज करने की, मतलब स्पेशली जो इवैक्यूएशन है, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट नीड है आपके लिए। आपको ये करनी चाहिए। यही तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी के लोग अपनी क्वालिफिकेशंस के साथ साथ ये कोर्सेज करते हैं, ये छोटी छोटी सर्टिफिकेशंस करते रहते हैं। एक तो उनकी प्रोफाइल बढ़ती रहती है, उसमें उनका मतलब फायदा होता रहता है कि उनका बकेट बढ़ जाती है। और अगर कोई नेक्स्ट जॉब उनको लेनी है तो उसमें जितने अच्छे कोर्सेज अच्छा उन्होंने सर, किए। एक और चीज थी। जी सर जो कल हमारी ग्रुप जो कल स्केड्यूल हुई है ग्रुप डिस्कशन, हाँ हाँ। इसके मार्क्स सर आप ही रखने हैं? जी इसके मार्क्स मैं खुद इसके मार्क्स लगाऊंगा। मैं, मेरे पास उसकी नॉमिनल रोल आपकी पड़ी होती है। तो ये चूंकि रिकॉर्डेड होगी, फाइन सर। ठीक है ना, तो रिकॉर्डेड होगी तो आपको खुद भी यस। अपनी कारकर्दगी का पता चल जाएगा, ठीक है ना। फाइन सर। क्योंकि अच्छा सर, अब ये जी सर, प्लीज गो हेड।
प्लीज प्लीज बोले, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि अब देखिए 10 मार्क्स का क्विज आज हो गया है, सुबह 20 मार्क्स की डिस्कशन होगी हम्म। पीछे। अब 20 मार्क्स का फिर प्रोजेक्ट है। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है, 30 नंबर का, ठीक है। और 40 नंबर का यस एग्जाम है, सर। रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम में भी कोई 5 या 6 सवाल होंगे। उसके आपने सिर्फ जिस तरह डिस्कशन में आपने बताना, एक्सप्लेन करना है, इसी तरह छोटा सा उसका रिस्पॉन्स लिखना होगा, रिटर्न में राइट करना होगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल एक्टिविटी यस। इसलिए होती है कि आपने जो कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, तो असेसमेंट्स करनी होती हैं, तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी ज़रूरी है, रिटर्न इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी रिटर्न कैपेबिलिटी को चेक किया जा सके कि अगर आपके मैनेजर ने आपको टास्क दे दिया कि जी आपने फलां रिपोर्ट बना के या कोई प्रोसीजर बना के उसको प्रेजेंट करना है, तो आपके अंदर रिटर्न कैपेबिलिटी भी हो। डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है कि आपके अंदर बोलने की सलाहियत मौजूद हो, ठीक है ना, आप स्पीक कर सकें, आप अपने मैनेजर्स के साथ बातचीत कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। जी मतियूर रहमान, आपने हैंड रेज किया, प्लीज पूछें। जी मतियूर रहमान, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो बोलें प्लीज। जी सर, मैंने आपसे क्वेश्चन ये करना था कि हम एक कोटा कर रहे हैं और आयोड में हम्म। सर कितना डिफरेंस होता है? यानी कि डिफरेंस है या दोनों तकरीबन सेम ही है, ये एक कर लें या दोनों करना लाजमी होता है एज अ सुपरवाइजर के लिए, सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए? क्योंकि निबोश एक किस्म का हाई लेवल हो जाता है और आयोश ओशा में फर्क मैंने पता करना था आपसे। असल में मैं आपको इसको बड़ा सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। इन जितनी भी हेल्थ सेफ्टी की क्वालिफिकेशंस होती हैं, इनके लेवल्स डिटरमिन होते हैं। ये जो आयुष है और ओशा है, ये लेवल 2 में कंसीडर होते हैं, ठीक है ना। और निबोश आईजीसी जो है, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, ये लेवल 3 में कंसीडर होता है। इसके बाद आ जाता है आपका लेवल 6, जो कि निबोश डिप्लोमा है और काफ़ी हाई लेवल है, वो बहुत सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे आ जाता है। वो समझें कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी की ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं अगर आप वो डिप्लोमा कर रहे हैं, क्योंकि वो कंसिडर ही बैचलर्स के इक्विवेलेंट होता है। तो जो है फर्क ओशा का और आयुष का, देर इज ए डिफरेंस इन दोनों में। ओशा जो है ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, जैसे मशीन गार्डिंग है, कन्फाइंड स्पेस है। आयुष में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। प्रैक्टिकल जो वो सिर्फ मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करता है। मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी को आपने मैनेज कैसे करना है एज ए मैनेजर, ठीक है ना। मतलब आपने हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको अंडरस्टैंड करना है, रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस अंडरस्टैंड करना है, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का डिटेल प्रोसेस अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। ये फर्क है दोनों में, और दोनों लाजमी है, दोनों लाजमी बेसिक लेवल पे करने चाहिए। दोनों का स्कोप डिफरेंट है, आयुष का अलग है, ओशा का अलग है। तो ये करने से ही आप जो है वो मतलब मैनेजमेंट में भी और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में दोनों में आप जो है ना प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, आपकी कॉम्पिटेंस बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो जब आप ये लेवल 2 मुकम्मल कर लेते हैं, तो फिर आपको लेवल 3 की तरफ जाना चाहिए, मतलब निबोश आईजीसी करना चाहिए, जो कि ज़रा एडवांस लेवल का कोर्स है। उसमें आपकी एक रिटन एग्जाम भी होता है, इसके अलावा सिनेरियो बेस्ड होता है, उसमें ज़्यादा ज़्यादा थिंकिंग चाहिए आपको, ज़्यादा मतलब नॉलेज को अप्लाई करने की अहलियत चाहिए आपको। जिन ग्राउंड्स पे मैं आपको तैयार कर रहा हूँ ना, यही ग्राउंड्स आगे जाके चेक होंगी आपकी, अगर आप निबोश आईजीसी लेवल 3 करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप उससे ऊपर लेवल पे जाते हैं, लेवल 6 पे डिप्लोमा में, तो फिर उसमें तो और ही ज्यादा, फिर उसमें तो रिसर्च आ जाती है, रिपोर्ट्स आ जाती हैं, थीसिस आ जाते हैं, उसमें तो काफी सारी चीजें फिर हाई लेवल की आ जाती हैं, जो बहुत हाई लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे एटॉमिक न्यूक्लियर के प्लांट्स हैं, जैसे एयर ऑपरेशंस हैं, एयर सेफ्टी है, और इस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म की ऑपरेशंस होते हैं, हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो लेवल 6 के अंदर आ जाती हैं, उनको कवर किया जाता है वहाँ पे। तो इस तरह आप अपना प्रोसीड कर सकते हैं अपना प्रोफेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर। लेकिन स्टार्ट आपको बेसिक जो है वो उसी से ही लेना चाहिए। बेसिक्स में ये दोनों अच्छे कोर्सेज हैं, इंटरनेशनल लेवल के। आयुष भी अच्छा है, ओशा भी अच्छा है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे कोर्सेज मौजूद हैं बेसिक लेवल पे। जैसे पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल का एक कोर्स है, सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, वो भी एक अच्छा मतलब कोर्स है, मतलब उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाता है।
और इस तरह मतलब है कि मतलब ज़्यादा जो लोकल लेवल पे अगर आप देखें तो वो कोश सबसे अच्छा है, और अगर आप इंटरनेशनल सतह पे देखें तो ये आयुष और उषा दोनों बेहतर है। तो मेरी बात सुने, आप हमेशा देखें, मैं आपको बताऊं कि आप एक्सपेंस जो करते हैं ना, दो तरह से करते हैं। एक अपनी बॉडी के लिए एक्सपेंस करते हैं अपने ऊपर, उसको खुराक देते हैं, उसको एनर्जी मिलती है तो आप हेल्दी होते हैं। एक अपनी रूह के ऊपर एक्सपेंस करते हैं, अपनी सोल के ऊपर, जो आप उसको नॉलेज की खुराक देते हैं। ठीक है ना? तो आपको ये मतलब है कि जो आप अपने ऊपर एक्सपेंस करते हैं ना, मतलब अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर, ये बेसिकली आपकी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है फ्यूचर के लिए। तो मैं आपको जरूर मशवरा दूंगा कि लर्निंग का साथ कभी ना छोड़े। ठीक है ना? कोशिश जरूर करें कि अपने मोस्ट जो मतलब है कि जो गैर जरूरी खर्चात हैं उनको कंट्रोल करके आप कोई ना कोई क्वालिफिकेशन कर लें, कोई ट्रेनिंग ले लें, कोई सीख लें, कोई लर्निंग कर लें। लेकिन उसमें शर्त यह है कि सीखें फिर आप उसको। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपकी जो विश है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, यानी जिसको हम सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आपका गोल हो, वो ऑब्जेक्टिव हो। वो अगर आपका वो ऑब्जेक्टिव है तो फिर आप सीख नहीं सकते कभी भी जिंदगी में। ठीक है ना? तो किसी ऐसे लर्नर ट्रेनर के साथ अटैच हो जाएं, किसी मेंटोर के साथ अटैच हो जाएं जो आपको लर्निंग कराए, आपको सिखाए चीजें, ताकि आप प्रैक्टिकली जब वो करें तो आपको कॉन्फिडेंस हो और आप एक्सेल करें, आप प्रोफेशनल मूव करें आगे, ना कि एक ही जगह के ऊपर आप सिफारिशें ढूंढते रहें कि यार मैंने आगे तरक्की करनी है तो मेरा कोई चाचा मामा जो है वो मेरी सिफारिश कर दे। जी जी, अब सर आपने हैंड रेज किया, प्लीज पूछें। जी ठीक सर। है, सर मैं जजाकल्ला। जी, मोस्ट वेलकम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब कि सर अगर यहाँ से ओशा का सर्टिफिकेट मिल जाता है जी तो जो सीवी बंदे की किसी भी तरह की हो, यानी कि मेरा, अब आपको पता है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैं उसमें इस कोर्स को एम्प्लॉय करके, यानी कि जो स्कूल लेवल में या ऑफिस लेवल पे जो मैनेजमेंट्स होती हैं उसमें एलिजिबल हो जाता हूँ। बिल्कुल हो जाते हैं। देखिए, अगर आपके पास सेफ्टी की क्वालिफिकेशन मौजूद है तो अगर आपकी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है या स्कूल है, अगर वहाँ पे कोई सेफ्टी के हवाले से कमेटी बनती है, कोई सेफ्टी के हवाले से आपके मैनेजमेंट कोई स्टेप लेती है, तो सबसे पहले तो आपको ही कंसिडर करेंगे वो, क्योंकि आपके पास क्वालिफिकेशन मौजूद है। ठीक है ना? वो कहेंगे यार बाहर से जो बंदा यस लाना सर। है उसके ऊपर पैसे खर्च करने हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास ट्रेंड बंदा है। बल्कि ऑर्गेनाइजेशनें तो भाई अपने लोगों को ट्रेन करवाती हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग वाले, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो मुख्तलिफ कैटेगरीज के होते हैं। केमिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अच्छा। इस तरह के लोग जो है वो सेफ्टी, भाई सेफ्टी हर एक के लिए जरूरी है। सेफ्टी कोई सिर्फ सेफ्टी के लोगों के लिए जरूरी नहीं है, सेफ्टी हर बंदे के लिए जरूरी है। तो इसलिए कोई भी इसको कर सकता है। और स्पेशली जो इसमें ट्रेंड होते हैं, जिनके पास क्वालिफिकेशंस होती हैं, फिर उनको इस फील्ड के अंदर चांस पहले मिलता है सबसे, उनको कंसिडर किया जाता है। और आप मतलब फर्ज करें मसलन आप अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, किसी अच्छे कॉलेज में कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी निकलती है कि वो मतलब सेफ्टी वाले प्रोफाइल के बंदे को चाह रहे होते हैं, क्योंकि